हेलो स्टूडेंट, आज 15 अक्टूबर 2020 को हमारा आज सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीगेशन ऑफ इनकम यानी क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमारा टॉपिक इसमें आगे क्लबिंग ऑफ इनकम में मैंने थर्ड पॉइंट तक करा दिया था। आज हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में इनकम फ्रॉम एसेट्स। ठीक है, देखो, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। अब इस पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को किसी उसके नाम पर किसी एसेट को ट्रांसफर कर देता है और बिना कोई एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन लिए, यानी कि बदले में कुछ वो कोई अमाउंट जो ले रहा है तो बहुत कम है, एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, यानी हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी एसेट अगर वो अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन, then any income arising from such asset to the spouse shall be included in the total income of the individual transferring that asset। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बिना हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बिना एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन के, ठीक है, किसी एसेट को अपने स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से जो भी इनकम उसके स्पाउस को हो रही है, उसके लाइफ पार्टनर को हो रही है, वो इनकम उस पर्सन के यानी जो ट्रांसफर करने वाला पर्सन है, असेसी है, उसके टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल देखो, मिस्टर शिव ट्रांसफर्स डेबेंचर्स ऑफ सेटा लिमिटेड। ये कंपनी के डेबेंचर खरीदे हैं मिस्टर शिव ने और उसकी वैल्यू थी 50,000 टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ प्रिया के नाम पे खरीदे आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन, और बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया। तो नाउ इंटरेस्ट ऑन सच डेबेंचर्स एक्रूइंग टू प्रिया, तो प्रिया के नाम पे जो भी इन डेबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिव। तो मिस्टर शिव उस पर टैक्स देगा। मेरी बात समझ के? तो अगला है पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। अभी पहले वाला पॉइंट पे तो ये था कि उस पर्सन ने अपनी वाइफ के या अपने हस्बैंड के नाम पे जो भी अमाउंट जो भी एसेट ट्रांसफर किए हैं उस वाला केस था। लेकिन अभी देखो, इसमें जो इनकम जो एसेट ट्रांसफर हो रही है यानी कि जो इनकम ट्रांसफर हो रही है, समझ रहे हो? तो जो एसेट उसने ट्रांसफर किया अपने सन की वाइफ के नाम पे, अपनी बहू के नाम पे उसने ट्रांसफर की है और उससे बिना कोई एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन लिए, यानी कि उसके बदले में कोई भी या तो कुछ भी नहीं लिया है या जो अमाउंट लिया है बहुत कम लिया है। तो इस केस में जो बहू की इनकम है वो भी उसके फादर इन लॉ की इनकम में ऐड कर दी जाएगी। तो एनी इनकम एक्रूइंग फ्रॉम एसेट्स विच इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 1 जून 1973 टू डॉटर इन लॉ का मतलब बहू, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड टू बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। तो अगर कोई पर्सन अपनी बहू के नाम पे 1 जून 1973 के बाद से अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है और उससे कोई भी इनकम एक्रू हो रही है उसकी डॉटर इन लॉ को, तो वो जो ट्रांसफर की इनकम है उसी में इस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स भी मतलब फादर इन लॉ ही देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर दौलत राम ट्रांसफर्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹50,000 टू हिज डॉटर इन लॉ लक्ष्मी विदाउट एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। तो मिस्टर दौलत राम ने क्या किया कि अपने कुछ इन्वेस्टमेंट थी उसको अपने डॉटर इन लॉ लक्ष्मी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया बिना कुछ लिए उससे। नाउ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट बाय लक्ष्मी शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दौलत राम। तो अब मिस्टर दौलत राम के इनकम में ही वो जो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आ रही है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो सारा जो लक्ष्मी को मिलता था वही उस पर टैक्स कौन देगा? मिस्टर दौलत राम देगा। ठीक है, अब है S6 नंबर, एसेट्स ट्रांसफर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस। स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर। अगर लाइफ पार्टनर के बेनिफिट के लिए कोई पर्सन किसी एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे किसी को भी दे रहा है, वो चाहे अपने स्पाउस को नहीं दे रहा लेकिन उसके बेनिफिट के लिए किसी दूसरे को दे रहा है, तो भी वो सारी की सारी इनकम जो है उसी ट्रांसफर पर्सन के नाम पे टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो देखो, व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल देयर शैल बी इंक्लूडेड सच अ इनकम इन इनकम, ठीक है,
as arises directly or indirectly to any person or association of person from assets transferred otherwise than for adequate consideration to the person or person of association by such individual to the extent to which the income from such asset is for immediate or deferred benefit of his or her spouse. तो कहता है कि while computing is total income, अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते हुए, ठीक है, देयर शैल बी इंक्लूडेड सच इनकम, तो उसमें ऐसी इनकम को भी इंक्लूड किया जाएगा जो इनकम उस पर्सन ने, उस ट्रांसफरर ने किसी एओपी के नाम पे या किसी पर्सन के नाम पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि एक पर्सन है, एक पर्सन ने किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या दूसरे पर्सन के नाम पे वो एसेट ट्रांसफर की है और जिसका सीधा बेनिफिट किसको मिल रहा है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है उसकी वाइफ को या उसके स्पाउस को। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो इनकम उसके स्पाउस को मिल रही है वो उस ट्रांसफर पर्सन के नाम पे, उसके नाम पे नहीं, उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर कृष्णा transferred his house to his friend Mr. Ashok with the direction that the rental income from the house will be used for the benefit of Krishna's wife Anita। तो मिस्टर कृष्णा ने अपने दोस्त मिस्टर अशोक के नाम पे एक हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और उसको डायरेक्शन दे दिया, उसको ये बोल दिया कि भाई इस हाउस से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो मेरी वाइफ अनिता को दे देना। ठीक है, तो अनिता नाउ सच रेंटल इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्णा। तो अनिता के नाम पे जो भी रेंटल इनकम आएगी वो मिस्टर कृष्णा की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। समझ गए बेटा? उसके बाद अगला पॉइंट है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 जून 1973। तो वो कहता है सेक्शन 64 पार्ट 1 उसका सब पार्ट 8। तो इनकम वो कह रहा है कि भाई अगर किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन ने अपनी किसी एसेट को अपनी सन्स वाइफ यानी अपनी डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अभी देखो 6 वाले केस में क्या था, उसने अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए, यानी कि बेनिफिट किसको मिलेगा, उसके स्पाउस को मिलेगा, तो और एसेट उसने किसी और के नाम पे ट्रांसफर की। जैसे कृष्णा ने अपने दोस्त अशोक के नाम पे ये हाउस को ट्रांसफर किया था, लेकिन उसका रेंटल इनकम किसको मिला था, मिस्टर कृष्णा की वाइफ को। समझ रहे हो? तो इसी केस में अगर हम कृष्णा वाला ही केस लेते तो इस केस में ये बनता कि मिस्टर कृष्णा ने अपने दोस्त अशोक के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और उसको ये बोला है कि जो रेंटल इनकम है वो मेरी सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ यानी मेरी बहू के नाम पे रेंटल इनकम होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये केस ये बनेगा। तो इस केस में उसकी बहू को यानी उसकी डॉटर इन लॉ को जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो भी इनकम होगी, वो इनकम को उस ट्रांसफरर पर्सन के नाम उसके टोटल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल फिर तो बढ़ा देती हूँ मैं। राम ट्रांसफर्ड हिज हाउस टू हिज फ्रेंड श्याम विद द डायरेक्शन। राम ने अपना घर श्याम अपने दोस्त श्याम के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, उसको डायरेक्शन दे दिया कि भाई द रेंटल इनकम ऑफ द हाउस विल बी गिवन टू राम्स डॉटर इन लॉ, कि भाई इससे जो रेंट आएगा वो मेरी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको दे देना। नाउ सच रेंटल इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ राम। समझ गए? अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 8 है इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इन बिजनेस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई पर्सन अगर किसी बिजनेस में अपनी किसी एसेट को का इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है, किसी बिजनेस में उसने अपनी एसेट को इन्वेस्टमेंट कर दिया बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए। समझ रहे हो? किसी दूसरे के बिजनेस में लगा दिया उसने अपनी एसेट को और उस बिजनेस के मालिक से उसने कोई भी पैसा नहीं लिया है या फिर जितना लिया है वो कम पैसा लिया है, एडिक्वेट नहीं है परचेज कंसिडरेशन। उस केस में, तो उस केस में 2 केस बनते हैं बेटा। इन केस एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस और सन्स वाइफ आर इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अगर एसेट ट्रांसफर हो रही है,
समझ रहे हो ना। कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन अगर अपने स्पाउस के नाम पे या अपनी बहू के नाम पे कोई भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे किया गया, देखो पार्ट 1 है इन एनी बिजनेस। मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर किसी पर्सन ने अपने वाइफ के नाम पे या अपनी बहू के नाम पे कोई एसेट ट्रांसफर कर दी और तो जो उसकी बहू या उसकी वाइफ है उसको वो माने जाएंगे ट्रांसफरी, और जिसने ट्रांसफर किया है वो पर्सन माना जाएगा ट्रांसफरर। तो जो ट्रांसफरी है, ये ट्रांसफरी इसको आगे किसी बिजनेस में इसको क्या कर लेता है, इन्वेस्ट कर देता है। समझ रहे हो ना, उस हाउस प्रॉपर्टी को या उस एसेट को। तो उस केस में इन एनी बिजनेस द पार्ट ऑफ द इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस टू ट्रांसफरी इन एनी प्रीवियस ईयर विच इज कैलकुलेटेड एज पर प्रोपोर्शन गिवन बिलो एट नंबर 2 शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो उस एसेट से जितनी भी बिजनेस इनकम उसको आ रही है, ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी उस बिजनेस से सारी की सारी इनकम इसको मिलेगी, उसकी बहू को या उसके वाइफ को, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता कम मिले, क्या पता ज़्यादा मिले। तो जितना बिजनेस इनकम आ रहा है उसका प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा बेटा। मतलब उस बिजनेस को टोटल, उस बिजनेस से जितना प्रॉफिट कमाया है ना, ठीक है, उसमें से जितनी बिजनेस इनकम इसकी बनती है वो मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जब प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है यानी 1 अप्रैल को उस एसेट की वैल्यू क्या थी उसको ऊपर रखेंगे अपॉन जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, और जितना भी उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को, और मल्टीप्लाई बिजनेस इनकम। इस तरीके से इसका वो पार्ट निकलेगा जो कि ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड होना है। अब वो कहता है इन केस इन्वेस्टमेंट इज मेड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एज अ पार्टनर इन द फर्म, द इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द ट्रांसफरी फ्रॉम द फर्म कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन गिवन बिलो शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। अब वो कहता है कि भाई अगर मानो कि वो कह रहा है कि भाई अगर मानो कि पार्टनरशिप फर्म वाला केस है, ठीक है, केस हमारा पार्टनरशिप फर्म वाला है, तो जो उसकी नूह है या जो उसकी मतलब जो उसकी बहू है या फिर जो उसकी वाइफ है, वो दोनों उस फर्म के पार्टनर माने जाएंगे, है ना। तो एज ए पार्टनर अगर वो उस एसेट को इसमें ट्रांसफर कर, एसेट में एज एन एसेट उसको एज एन पार्टनर उस एसेट को वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो भी इंटरेस्ट को मिलेगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ एसेट। तो उस एसेट में से जितना अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया है अपॉन टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी इन द फर्म, और जितना ट्रांसफरी ने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट की है उससे इसका मल्टीप्लाई इंटरेस्ट करके उसका प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी इनकम हम ट्रांसफर पर्सन के इनकम में से ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर टैक्स लग जाएगा। अगला पॉइंट हमारा आता है इनकम ऑफ माइनर। माइनर कौन होता है? जो 18 ईयर से कम का बच्चा होता है, और उस बच्चे के नाम पे अगर कोई इनकम आ रही है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई बैंक एफडी है, उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, कोई भी इनकम आ सकती है, तो इसलिए वो लिखा है एनी इनकम ऑफ अ माइनर शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स हुज अदर इनकम इज हायर। ठीक है, इफ मैरिज ऑफ द पेरेंट्स परसिस्ट, कहता है अगर उस बच्चे के, उस माइनर बच्चे के पेरेंट्स साथ में रहते हैं, ठीक है, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उस केस में जिस पेरेंट की यानी मम्मी और पापा दोनों में से जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा होगी, उस बच्चे की इनकम भी उस पेरेंट्स की यानी हायर इनकम वाले पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड कर दिया, वही टैक्स देगा। और इफ द इनकम ऑफ द पेरेंट हु मेंटेन्स सच माइनर इफ मैरिज ऑफ पेरेंट डज नॉट परसिस्ट, अगर उसके पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, तो जिस पर्सन के साथ वो रहता है, मतलब जिस पेरेंट के साथ रहता है, चाहे मदर के साथ चाहे फादर के साथ, उस पेरेंट की इनकम में उस बच्चे की इनकम इंक्लूड कर दिया कि वो उस पर टैक्स भरेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसा होगा। उसके बाद कहता है यहाँ पे से एक पॉइंट और रह गया बेटा इसका। ये पॉइंट ये है कि अंडर सेक्शन 1032 इन केस ऑफ एनी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ईदर पेरेंट्स, सच पेरेंट्स कैन बी क्लेम एज एग्जम्पशन ऑफ इनकम सो क्लब्ड एड और विच एवर इज लेस। ठीक है, तो अगर
एक यहाँ पे इनकम टैक्स का एक रूल और है अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 10 पार्ट 32 ये कहता है कि जिस पेरेंट की इनकम में उसकी माइनर चाइल्ड की इनकम अगर उसमें इंक्लूड कर दी गई है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगी बेटा। एग्जम्पशन कौन सी मिलेगी कि या तो जितना इनकम क्लब हुआ है या तो उतने की एग्जम्पशन मिल जाएगी या फिर 1500 विच एवर इज लेस उतने की एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो लास्ट है 10 पॉइंट, हमारा 10 पॉइंट है ये, ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू HUF ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो अब यहाँ पे आता है HUF का केस। ठीक है इस केस में ये देखो HUF वाला केस आ रखा है इसमें। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसमें कहता है कि सेक्शन 64 पार्ट 2 क्या कहता है, देखो। ठीक है, सेक्शन 64 पार्ट 2 ये कहता है कि वेयर एन इंडिविजुअल कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, एक HUF होता है, उसके को पार्टनर होते हैं, आपको पहले बताया था मैंने, उसके जितने मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर कहते हैं। तो उन को पार्टनर ने अगर अपने स्किल से, अपनी मेहनत से, बिना किसी की हेल्प लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, मतलब कोई प्रॉपर्टी बनाई है, चाहे घर, चाहे शॉप, चाहे इन्वेस्टमेंट, कुछ भी है, और उनको वो HUF को दे रहा है, मतलब HUF के कॉमन जो एसेट्स का पूल है, मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स है, उसी में अपने उस इनकम को रख रहा है। मतलब अब वो आज की डेट से वो जो इनकम है वो जो एसेट है वो उस HUF की बन गई, उस पर्सन की नहीं रही है, को पार्टनर की नहीं रही, अब वो बन गई है किसकी? HUF की। तो इस केस में देखो ये आएगा कि द इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज एंटर। तो उस प्रॉपर्टी से, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी उसने HUF को दी थी, उसके नाम पे ट्रांसफर की थी, तो उससे जो इनकम आएगी उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा। द इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू हैव ट्रांसफर टू द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी थ्रू द फैमिली टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर बीइंग हेल्ड बाय देम जॉइंटली। तो कहता है कि द इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड, तो ये माना जाएगा कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने वो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है एंड बेशक उस फैमिली को ट्रांसफर कर दी है, लेकिन टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर बीइंग हेल्ड बाय देम जॉइंटली। तो वो एसेट अब उन सबकी इकट्ठी बन गई। फिर है द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ शैल बी डीम्ड टू बी राइज टू द इंडिविजुअल एंड नॉट द फैमिली। लेकिन देखो, एसेट तो उस पूरी फैमिली की बन गई, HUF की बन गई, लेकिन उस एसेट से जो इनकम आ रही है वो अभी भी उस इंडिविजुअल की मानी जाएगी, ना कि उस HUF की। समझ गए? फिर है वेयर द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पार्टीशन। मतलब कि अगर वो जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है उसके पार्टीशन होना है, मतलब उसका बंटवारा होना है अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली, और वो फैमिली मेंबर के बीच में बांटनी है, तो द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच अ कन्वर्टेड प्रॉपर्टी एज इज रिसीव्ड बाय द स्पाउस और माइनर चाइल्ड ऑन पार्टीशन शैल बी डीम्ड टू राइज टू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड इनडायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल टू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड एंड इन सच केस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 पार्ट 1 शैल अप्लाई। ठीक है, तो इस केस में वो कह रहा है अगर उनका बंटवारा हो जाता है, मतलब वो पहले उस पर्सन ने अपनी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो उसने क्या किया, वो उसने HUF को दे दी, अब HUF का बंटवारा हो गया, मतलब अब वो HUF नहीं रहा है, सब अलग अलग हो गए हैं। तो वो यही कह रहा है कि जिस फैमिली मेंबर के पास वो, या कि उसके किसी स्पाउस के पास या फिर किसी माइनर चाइल्ड के पास अगर जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा आता है, ठीक है, उससे जो इनकम हो रही है वो इनकम या स्पाउस के जो भी, मतलब चाहे स्पाउस के पास आ रही है चाहे इंडिविजुअल के पास आ रही है, वही उस पर टैक्स भरेगा। समझ गए? तो बेटा ये था आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम। इसमें से मैं क्वेश्चन आपको एक ही बताया है, एक ही क्वेश्चन करना है, हमने क्वेश्चन करना है, देखो ये वाला, अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन कैन बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा ये क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड अदर फैमिली मेंबर। तो दोनों ही क्वेश्चन आपने करने हैं और दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है बेटा, बाकी मैं आपको आपके अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी, और ये जरूर एक बार कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना,
ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे सिर्फ थ्योरी बेस्ड हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट में आपको अगर विदाउट सम जानना है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।